तो हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का वो जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं ओबेदुल्लागंज से अमित गुप्ता, जो कर्व कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। साथ ही कर्व कोचिंग क्लासेस की नंदिनी छाबड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं मैं मार्गदर्शन में। तो अमित, आपसे पहले बात करना चाहूंगी मैं, और जिस तरह से हमने देखा है कि कोचिंग क्लासेस को रन करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अलग अलग कैलिबर के बच्चे आपके पास पहुंचते हैं। तो कोचिंग क्लास के डायरेक्टर हैं आप, सबसे पहले यही बताइए कि कोचिंग क्लासेस आपकी किस तरह से चलती है, आपकी क्लासेस के बारे में जानकारी। नमस्कार, मैं अमित गुप्ता, कर्व कोचिंग क्लासेस का डायरेक्टर। मैं आपको ये बताऊंगा मैम, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों पे बच्चों को पढ़ाते हैं और पर ईयर हमारी जो कोचिंग है उसमें 150 टू 200 स्टूडेंट्स होते हैं। लास्ट ईयर हमारा जो रिज़ल्ट रहा है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है। 10th की एक बच्ची है हिमांशी गुजर, उसके 95% अप्रॉक्सीमेट आए हैं। एक बच्ची है पायल नागर, उसके 90% आए हैं। और एक और बच्चा है अथर्व यादव नाम का, जो CBSE से, उसके 10th में 90% है। तो हम बेसिकली बच्चों के जो ऑफलाइन डाउट्स होते हैं उनको ऑनलाइन भी सॉल्व करते हैं। उनको जो प्रॉब्लम्स आती है उनको देखते हैं, उनसे 1 to 1 कनेक्ट होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। कोचिंग पढ़ाने के साथ साथ हम उनको रिजल्ट के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो कितना मेंटल एबिलिटी है या नहीं है उसमें। अगर कोई बच्चा वीक है तो उस बच्चे की वीकनेस पे काम करते हैं। और सिर्फ रिजल्ट के अलावा हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि आपका करियर कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। इन सारी बातों पे हमारी कोचिंग में ध्यान दिया जाता है। साथ में हम उनको ये भी बताते हैं कि आपको लाइफ में आगे चल के क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एजुकेशन से सिर्फ आप एजुकेशन जो पढ़ ले रहे हैं, एजुकेशन हमारा सिर्फ पैसे कमाने का मोटिव नहीं है। एजुकेशन हम ये भी सीखते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है। इन सारी बातों पे भी हम बेसिकली ध्यान देते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, और इस तरह की बातें कोचिंग क्लासेस में अगर स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं तो निश्चित तौर पर उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। अमित जी, एक और बात बताइएगा, कितने वर्षों से आप इस तरह से छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं? कितना वक्त हो गया आपको इस फील्ड पे? मैम, पिछले 5 से 6 वर्षों से हम बच्चों का इस तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें बच्चों को, मतलब आप भी जानती हैं कि किसी भी कोचिंग का रिजल्ट ही उस कोचिंग में एडमिशन दिलाता है, पर हमारा मेन मोटिव होता है कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, बच्चों की लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम भी समझें, उनकी करियर गाइडेंस के बारे में भी उन्हें बताएं। उन्हें ये बताएं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। साथ ही साथ आप ने देखा होगा कि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया रील चलती है कि स्टूडेंट्स को टीचर का फ्रेंड बनना चाहिए। तो वो जो 30 सेकंड की रील होती है, बच्चे उसमें ये समझते हैं कि टीचर जो हैं हमारे, वो हमारे फ्रेंड हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि हमें बच्चों का फ्रेंड बन के रहना चाहिए, पर वो फ्रेंड कैसे बन के रहना चाहिए, हमें कितना उनसे पर्सनल होना चाहिए। हमें सिर्फ फ्रेंड बन के उनसे उनके डाउट्स के बारे में पूछना चाहिए, सारी चीज़ें समझनी चाहिए। ये नहीं कि मैं उसके साथ बैठ के कहीं चाय पी रहा हूँ या सिगरेट पी रहा हूँ, क्योंकि एक टीचर का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर प्रभावशाली होता है। वो बच्चा आपसे डेली मिलता है, डेली आपको आइडियल मानता है। तो आपको बच्चे की स्टडी के साथ साथ उसको ये भी देखना है कि वो अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ों को आपसे ले रहा है। तो आपको इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक टीचर का काम ही यही है कि अगर वो फ्रेंड है तो वो सही तरह से गाइड करे अपने स्टूडेंट्स को। फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ घूमेंगे या फिर उनके साथ वो एक्टिविटीज करेंगे जो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए हानिकारक है। और एक अच्छा टीचर, सही कहा आपने, एक फ्रेंड ही होता है जिससे बच्चे अपने डाउट्स भी क्लियर करते हैं और एक अच्छी काउंसलिंग भी कहीं ना कहीं उनको मिलती है टीचर से। अमित जी, आपको चूंकि अच्छा खासा वक्त हो गया है स्टूडेंट्स को गाइड करते, तो किस तरह से आपने भी समझाया कि ऑनलाइन हम इश्यूज भी सॉल्व करते हैं, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं जब से कोविड के टाइम पे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिली, उसके बाद से फिजिकली बच्चों का जो है कोचिंग पहुंचना बहुत कम हुआ। क्या आपको लगता है कि फिजिकल क्लासेस वाज बेटर? ऑनलाइन मोड में उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती, उस तरह से डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते? नहीं मैम, आपका क्वेश्चन जायज़ है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी हैं। वो बच्चा जिसके यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, जो कोचिंग क्लासेस में नहीं आ सकता है, उसके लिए ऑनलाइन मोड बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो डाउट कैसे सॉल्व करेगा, अपने डाउट को कैसे रिजॉल्व करेगा। तो उस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है कि उसको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं।
पर ऑफलाइन में क्या होता है, अब बच्चा ऑनलाइन में क्या होता है, बुक्स को रीड नहीं करना चाहता, उसको मालूम है वो यूट्यूब पे जाएगा, कुछ भी टाइप करेगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा, विजुअलाइजेशन मिल जाएगा। इससे बच्चे का बेसिक वीक हो रहा है, उसको बुक रीडिंग करना नहीं आ पा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं, टीचर्स बुक रीड करवाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट करते हैं कि आप इसको करके लाइए, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को करिए। ऑनलाइन मोड भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, पर वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है। बच्चे में खुद में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी वो ऑनलाइन मोड पे बहुत अच्छी स्टडी कर पाएगा। पर ऑफलाइन मोड में ये है कि जो टीचर होते हैं, जितने भी ऑफलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे पे एक छोटा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें कब करनी है, कब नहीं करनी है, और फिजिकली टेस्ट लेके उनका टेस्ट चेक करते हैं, बताते हैं गलती होती है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑफलाइन कोचिंग में। ऑनलाइन कोचिंग के अपने में अलग बेनिफिट्स हैं कि जो डाउट्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, आपका ट्रेवलिंग में टाइम लग रहा है, आने जाने में जो टाइम लग रहा है, वो टाइम आप कंज्यूम कर ले रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स, ऑफलाइन कोचिंग के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग के भी कुछ बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन कोचिंग में थोड़ा सा मैं डिसएडवांटेज ये समझता हूँ कि जो मोबाइल से रेडिएशंस वगैरह निकलते हैं, ये बच्चों के माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, इससे नींद जल्दी आती है, तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेटर है। यानी स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाता है। Exactly. और जिस तरह से हमने देखा कि हाल ही में बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं या कोचिंग क्लासेस में अपीयर होते हैं ऑनलाइन, तो मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक इसका ये भी होता है कि स्टूडेंट्स किस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। Exactly. ये टीचर के लिए भी जानना बेहद कठिन हो जाता है, क्योंकि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, बच्चे ने बोला समझ में आ गया, लेकिन उसको सॉल्व करने में कितना वक्त लगा, इन सब चीज़ों का भी मुझे लगता है कि समझ पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। नंदिनी चूंकि हमारे साथ मौजूद है, नंदिनी, इस इंस्टीट्यूट से आप कितने सालों से जुड़ी हुई हैं और कैसे ये इंस्टीट्यूट आपकी मदद कर रहा है? मुझे 4 साल हो गए इस कोचिंग को ज्वाइन करे हुए। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी, मतलब मैं 4 साल से हूँ, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है कोचिंग का। लाइक ऐसे हेल्प हुआ, मेरा 10th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, मेरे 90% आए थे। और मतलब डेली क्वेश्चंस मिलना, डेली PDF मिलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलना, रोज़ डेली टारगेट्स मिलना कि ये करके आना है, तो उसे डबल रिवीजन हो जाना, रोज़ कोचिंग में आना, तो सर का क्वेश्चन करना मेरे को, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। प्लस मेंटली इतना सपोर्ट करना कि हम स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, सेल्फ डाउट आता है, कंपैरिजन्स आते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं हमारे सिलेबस का कि हमारा किससे कितना ज़्यादा हो रहा है। ये समझाना हमको कि सेल्फ डाउट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। भैया ने बहुत मेंटली सपोर्ट किया है कि मतलब अपने टारगेट्स को सेट करो, बाकायदा पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, रिग्रेट नहीं होगा अगर तुम मेहनत कर रहे हो। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो फिर रिग्रेट करना बनता है, बट अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है नंदिनी, और जिस तरह से आपको लगातार गाइडेंस मिल रहा है अमित सर का, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा ही करेंगे भविष्य में। अब तो एग्ज़ाम्स भी आपके नज़दीक हैं, और वर्तमान दौर में अगर हम देखें अमित जी, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा ये परेशानी भी दे रहा है अब स्टूडेंट्स को, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको हर चीज़ को अपना अपना वक्त बांटना है, और कोशिश ये की जाती है स्टूडेंट्स द्वारा कि हम पढ़ाई तो कर लें लेकिन सोशल मीडिया पे इनएक्टिव ना हो। वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट उनकी लाइफ का बन चुका है। कैसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं? मैम, सबसे पहले मैं बच्चों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी बच्चे की जब वो नींद पूरी होगी तो उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। सेकंड थिंग, मैं कभी भी बच्चों से ये नहीं बोलता कि आप टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को ट्रेस करो। आपने भी बचपन में कभी टाइम टेबल बनाया होगा, मैंने भी बनाया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर्स टाइम टेबल बनाने को बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उस टाइम टेबल को ट्रेस करते हैं। अच्छा, एक और मेन चीज होती है, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा कि हमें कितने घंटे सोना है, तो सबसे मेन पॉइंट वही होता है। तो मैं सारे बच्चों से यही बोलूंगा कि बेटा, आप सबसे पहले आपकी नींद, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी नींद। अभी आपके एग्जाम पास आ चुके हैं, तो आपको टारगेट टाइम देख के नहीं पढ़ना है, आपको टारगेट सेट करना है कि आपका जो सब्जेक्ट टफ है उस सब्जेक्ट को पहले उठाना है, फिर थोड़ा मीडियम वाले सब्जेक्ट को उठाना है, फिर आपको जो लग रहा है कि जो ईजी सब्जेक्ट है उसको आपको कम टाइम देना है। जो सब्जेक्ट आपका टफ है आपको उसको ज़्यादा टाइम देना है, उसको अच्छे से मैनेज करना है, और टारगेट सेट करने हैं आपको कि आप पर डे 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, या 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जो आपको इजी लग रहा है कि यार ये इजी है, ये कम टाइम में हो जाएगा, उसको आप कम टाइम दीजिए।
और जब भी एक एडवाइस मैं आपको जरूर दूंगा कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे फैसिलिटीज होती है उस वीडियो को डाउनलोड करके रखने की, तो आप वीडियो को डाउनलोड करके रखिए, अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डालिए और फिर आप उसको देखिए। जिससे क्या होगा, आपको अदर मैसेजेस भी नहीं आएंगे। आजकल स्नैपचैट बहुत चल रहा है, तो आप स्नैपचैट का यूज कम कर पाएंगे। नोटिफिकेशंस को, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब पे आप क्या कीजिए, उनको नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए। और आप स्नैपचैट पे एक बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप लोग स्ट्रिक शेयर करते हैं, स्ट्रिक बनाते हैं, और तो आप उन स्ट्रिक के बेसिस पे ही आप एक प्रिंसिपल तैयार कीजिए कि मुझे आज 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। आप आपस में फ्रेंड 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या एक चैप्टर की स्ट्रिक बनाइए कि आज मैंने ये चैप्टर कर लिया। आप इन सारी चीजों पे फोकस्ड होकर अपने टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए। आप टाइम टेबल बना के ट्रेस नहीं कीजिए, क्योंकि होता है कि आपने टाइम टेबल बनाया, आपने 24 घंटे को डिवाइड कर लिया कि लेटर सपोज कि मैं 8 आवर्स की नींद लूंगा, मैं 2 घंटे सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा। तो 2 घंटे होने से पहले ही आप क्या करते हैं, आप टाइम देखना स्टार्ट कर देते हैं, इतना टाइम हो गया, अब मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। तो प्लीज आप इन सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। आप प्रॉपर नींद लीजिए, सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए और टारगेट सेट कीजिए, ना कि टाइम टेबल बना के टाइम टेबल को ट्रेस कीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। और टाइम टेबल तो सभी बनाते हैं, लेकिन उसे ट्रेस करने के चक्कर में हम शायद इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि जो वक्त हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमने स्टडीज़ के लिए रखा था, इसको तो हमने यूटिलाइज रेस्ट में कर लिया, तो अब उसकी भरपाई करने के चक्कर में पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। स्टूडेंट्स पर उम्मीदों का बोझ भी बहुत होता है अमित सर, और अब अपेक्षाओं का ज़बरदस्त दबाव भी है आज के ज़माने में, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है और पेरेंट्स निश्चित तौर पर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते ही हैं बच्चों से। तो ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि मेंटल हेल्थ पर हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है और एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर होता है। एग्जैक्टली मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी मेरी कोचिंग में स्टूडेंट्स होते हैं या जो स्कूल में स्टूडेंट्स को मैं जिनको पढ़ाता हूँ, रिजल्ट कंपटीशन तो होता है, सभी को परसेंटेज चाहिए, सभी को 95% चाहिए, 98% चाहिए, सभी को अच्छे परसेंटेज बनाने। पर आप एक बात को बहुत ध्यान से समझो बेटा कि सभी अर्जुन नहीं बन सकते, और आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कैसे किस चीज़ को सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही बोलूँगा, कोचिंग में भी मैं सारे बच्चों से ही बोलता हूँ कि प्रोसीजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट, कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट से। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आप गलत चीज़ों को टाइम मत दीजिए, आप आपकी पढ़ाई को टाइम दीजिए। हो सकता है कि आप आपकी पढ़ाई को अच्छे से टाइम दें तो अच्छा रिजल्ट बने। आप प्रेशर लेके बिल्कुल मत पढ़िए कि मुझे 95% बनना है, 98% बनाना है, या मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपका डेली टारगेट सेट कीजिए, आप देखिए कि आपको क्या करना है। सबसे बड़ा पॉइंट होता है डिस्ट्रैक्शन, तो आपको अगर उस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लीजिए। आप पहले लिख लीजिए कि आज मैं पर डे 10 क्वेश्चन करूंगा, आज मैं पर डे इस सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन करूंगा, या 3 क्वेश्चन करूंगा, या 2 क्वेश्चन करूंगा। आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अपना टारगेट सेट कीजिए। अगर आप आपके जब टारगेट को क्या करेंगे, अचीव करेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, आपको इनर पीस भी मिलेगा, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा बेटा, स्ट्रेस कम होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे बहुत परसेंटेज बनाने, ये करना है, वो करना है। आप सिर्फ एक चीज समझिए कि परसेंटेज बनाने से सब कुछ नहीं होगा। पढ़ाई सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है बेटा। अगर पढ़ाई पैसे कमाने का साधन होता तो हमारे राजा महाराजा या हमारे ऋषि मुनि, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजा दशरथ हैं, उनके बेटे भी पढ़ने क्यों आश्रम में जाते, ठीक है। तो आपको पढ़ाई को स्ट्रेस से नहीं लेके पढ़ना है, आपको आराम से पढ़ाई करनी है, रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं होना है। जैसे हम सब बोलते हैं कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर, पर ये कहने की बातें, फल की चिंता तो आप सभी करते हैं, मैं भी करता हूं, पर ज्यादा फल की चिंता नहीं करनी है। आपको आराम से पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। सबसे मेन पॉइंट है सेल्फ डाउट। आपको खुद के ऊपर बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करना है। आपको एक क्वेश्चन की, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता तो आप आपके टीचर से उसको रिजॉल्व करिए, पर स्ट्रेस लेके बिल्कुल नहीं पढ़िए। मैं आपको लास्ट ईयर की एक घटना सुनाता हूँ। उस बच्ची को मैं मेरे मन में फाइटर नाम देता हूँ मैम, कि लास्ट ईयर एक बच्ची है धानी नागर नाम की, उसकी मदर का नाम है मिसेस मनीषा नागर, नमस्ते बोलूंगा मैं उनको।
उनकी बच्ची मैम 2 महीने डेंगू में बीमार रही, उन्होंने 3 हॉस्पिटल बदले। उस बच्ची की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी इतनी खराब हो गई थी कि वो कोचिंग नहीं आ पा रही थी, पढ़ भी नहीं पा रही थी। और 2.5 महीने की रिकवरी के बाद उस बच्ची ने 84% बनाया है। वाह। तो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। आप रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए। मैं सारे पेरेंट्स से भी बोलता हूं कि प्लीज आप अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें, टीचर से भी बोलता हूं कि आप प्रेशराइज नहीं करें। आप छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करवाइए, तो बेटर रिजल्ट आएगा और इससे आपके स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि यूजुअली ऐसा होता है कि जब लास्ट कुछ मंथ्स बचते हैं एग्जाम के, बच्चे कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस वो कवर करें कम टाइम में, और उस कारण से उनके ज्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते। फिर रिवीजन करने बैठते हैं तो फिर घबरा जाते हैं कि शायद सेल्फ डाउट जो आपने कहा कि शायद मेरी तैयारी नहीं है, और इसके चलते हम देखते हैं कि रिजल्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। नंदिनी, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये जो प्रेशर है चारों तरफ से आ रहा, कैसे मैनेज कर रही हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स के होते हैं, आपके सेल्फ एक्सपेक्टेशंस खुद से होते हैं कि मैंने जिस तरह से परफॉर्म किया है और बेहतर मैं करूं। एक्सपेक्टेशंस तो होते ही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं, खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है कि इतना करना है, इतना करना है। बट एट द एंड यही मैटर कर रहा है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी आपके गोल्स के लिए। टाइम मैनेज, अभी स्कूल भी नहीं है तो सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिल रहा है। भैया ग्रुप पे पीडीएफ भेजते हैं, उसमें जो PYQs होते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। भैया ने हमें बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए थे, जैसे केमिस्ट्री हो गया, उसके लिए उन्होंने हमें बताया था कि तुम रिएक्शंस का एक टेबल बनाओ, जहाँ तुम पढ़ रहे हो वहाँ पर उसको लगाओ, रिवाइज करो, लिख लिख के देखो, डेरिवेशंस हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, उनकी प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे। खुद के टेस्ट लेना, सेल्फ टेस्ट लेना, खुद को चेक करना। भैया ने बोला था खुद के सेल्फ टेस्ट लो, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही तो मैं चेक करके दूंगा, सारे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या। हमारे जब लिख लिख के देखते हैं और मिस्टेक्स पता चलती है तो हमें ध्यान भी रहता है। अगर हम लिख रहे हैं और हम बाय चांस गलत भी लिख रहे हैं तो क्लिक होता है एकदम से कि हमने गलत लिखा। टाइम मैनेज होना मतलब ऐसे कि आप टारगेट सेट कर रहे हो, जैसे भैया ने बोला कि टाइम टेबल बनाओगे तो आप टाइम ट्रेस करोगे। बट अगर आप टारगेट सेट करोगे ना, आपको पता होगा कि आपको आज इतना पूरा करना है। अगर आपने टाइम टेबल बनाया, उसमें आपने लिखा कि 5 AM से लेके आप 6 AM तक एक सेशन करोगे स्टडी का, बट अगर 5:15 भी हो गया तो बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं अरे 5:15 हो गया, अब करने का कोई फायदा नहीं, फिर 6 बजे बैठते हैं। तो ऐसे वो टाइम वेस्ट ही हो रहा होता है। बिल्कुल सही। और टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते तो फिर एट द एंड आप फिर रिग्रेट में रहते हो कि आज फिर कुछ नहीं किया। बट अगर टारगेट्स पूरे होते तो फिर कॉन्फिडेंस भी आता है। सही बात है। और जितना हम लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे टीचर्स भी मुझे सजेस्ट करते थे कि जितना आप चीज़ों को लिख कर याद करते हैं वो आपको एग्जाम के टाइम पे क्लिक होता है। जब किसी भी स्टेप पर आप फंसते हैं कि मैंने इसको इस तरह से लिखा था, वो एक इमेज क्रिएट हो जाती है माइंड में जो आंखों के सामने आ जाती है जब आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, अमित सर बताइएगा आप कैसे देखते हैं और वर्तमान दौर में इसकी कितनी ज़रूरत है? मैम आप देखिए, टेक्नोलॉजी तो हर जगह है। आज हम दिल्ली का प्रदूषण देख रहे हैं, AIQ कितना जा रहा है। सभी एयर फ्रेशनर यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें अच्छी सांस मिल सके। बिल्कुल। तो टेक्निकल एजुकेशन तो जैसे आप समझिए कि जैसे हमें सांस लेना है, वैसे टेक्निकल एजुकेशन जरूरी हो गई है, क्योंकि हर फील्ड में आजकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अगर मुझे ब्रिज बनाने हैं, सिविल का काम करना है तो टेक्नोलॉजी यूज है। मुझे बाइक बनानी है, अगर मुझे ऑटोमोबाइल्स में जाना है तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी है। अगर मैं कृषि में जा रहा हूँ, फार्मिंग में जा रहा हूँ तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्निकल एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। बिल्कुल। और AI जो है, हम देख रहे हैं कि एक नई तरह की टेक्नोलॉजी जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका कितना योगदान आपको लगता है भविष्य में, हम अगर शिक्षा के जगत में देखें, एजुकेशन के क्षेत्र में देखें, तो कितना आपको लगता है कि ये कारगर होगी? क्योंकि आजकल हम देखते हैं सेकंड्स में आपको पूरा डिटेल मिल जाता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा पैराग्राफ सेट हो जाता है। आपने बिल्कुल सही बोला मैम। पर ये AI बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सारी चीज़ों में हेल्प करती है। बच्चों को जैसे हम लोगों के लिए भी हेल्प करती है, टीचर्स के लिए हमें कोई एग्ज़ाम पेपर बनाना है किसी टॉपिक के लिए तो हमें क्वेश्चंस क्रिएट करके देती है, MCQ क्रिएट करके देती है, ट्रू फॉल्स क्रिएट करके देती है। तो AI मुझे लगता है कि विदाउट AI तो मुझे लग रहा है कि अब जॉब भी पॉसिबल्स नहीं है, आपको सीखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में कहीं जॉब करते हैं, आप टेस्टिंग में जॉब करते हैं, तो वहाँ भी AI टूल्स आ गए हैं। तो AI इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं देख रही हूँ कि जो हमारा बंसल ग्रुप है वो लगातार इस तरह से प्रयास कर रहा है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो मूल, जो कहते हैं ना कि एक मूल पैटर्न है पढ़ाई का, वो भी डिस्टर्ब ना हो, और टेक्नोलॉजी भी इसमें इंट्रोड्यूस हमने की है। तो बंसल समूह के योगदान को आप कैसे देखते हैं? मैम बंसल, आप
आपको मैं एक ब्रीफ में ये बताना चाहूँगा कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो या किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो, ये डेवलपमेंट 3-4 पिलर पे बेस्ड होता है। मैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन ही डेवलपमेंट नहीं कर सकता। बंसल ग्रुप को आप देखिए, बंसल ग्रुप एजुकेशन में भी काम कर रहा है, बंसल ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम कर रहा है, बंसल ग्रुप हेल्थ केयर में भी काम कर रहा है, बंसल ग्रुप कंस्ट्रक्शन में भी काम कर रहा है। तो मैं ये देखता हूँ कि बंसल ग्रुप मार्केट को एनालिसिस करता है, मतलब मध्य प्रदेश के इकोनॉमी में बंसल ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए कि बंसल ग्रुप फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा उनका बी फार्मा का है, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल में भी अप्लाई कर सकता है, मतलब उसको एजुकेशन भी मिल रही है, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल ब्रांच का है या कोई बच्चा आप मान के चलिए कॉमर्स का है जो एमबीए वगैरह कर रहा है, तो सारी फैसिलिटीज उनको मिलेंगी। मुझे लग रहा है कि कोई बच्चा अगर सिविल का है तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, अभी रानी कमलापति बनाया है बंसल ने, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मतलब आप ये समझिए कि बंसल ग्रुप ना सिर्फ शिक्षा दे रहा है बल्कि साथ में एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, जो ना सिर्फ हमारे देश के, हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान मानता हूं मैं बंसल ग्रुप की, और बहुत सराहना करता हूं कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ, कम पैसे में शिक्षा के साथ साथ उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं ऐसे ही बंसल ग्रुप को देखता हूं और इसके लिए मैं बंसल ग्रुप को धन्यवाद भी करता हूं। मैं आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ बंसल कॉलेज, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अमित सर, और नंदिनी आपसे भी। और जिस तरह से आज इसके हमने पहलू समझे कि पढ़ाई को लेकर जो आजकल बदलता पैटर्न है उसमें स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ की क्या भूमिका रहती है एक स्टूडेंट लाइफ में, वो भी हमने जाना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम मार्गदर्शन को भी हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की चर्चा से आपको अपने करियर और एजुकेशन को लेकर एक नया डायरेक्शन मिला होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।